हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इन दिनों भारत इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक्स को ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई अब जो है टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दी है, तो आप हमें हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सो वाई बीईएल स्टॉक इज गोइंग अप। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ के इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के चार्ट पर। तो यहाँ पे हमने कंपनी का एक महीने का चार्ट कंसिडर किया है। तो देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में ये थोड़ा रेंज बाउंड वे में बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे ये अराउंड द लेवल्स ऑफ 85 से 95 के लेवल्स के बीच में मूव कर रहा था और यहाँ पे काफी लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ तो हमें वहां से एक लगातार अपट्रेंड दिखा है और अभी जो है करेंटली ये 108 टू 109 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह रही है कि स्टॉक जो है एकदम से ऊपर की तरफ चला गया और क्या इसके अंदर अभी भी बहुत सारा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। तो हम इन्हीं चीजों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन क्या साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और सबसे पहले एक बार बीईएल के बिजनेस को भी जान लेते हैं जल्दी से। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ नवरत्ना कंपनी। ये जो है मोस्टली इनका बिजनेस जो है डिफेंस सेक्टर में है। हालांकि इनका काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन मेजरली ये जो है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है ये है बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड, बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड, इनकी एक जेवी भी है यानी कि जॉइंट वेंचर। ये है जीईबी प्राइवेट लिमिटेड। इनकी फैसिलिटीज हम एक बार देख लेते हैं। इनकी 9 फैक्ट्रीज है ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया, हैविंग 24 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। इनकी 2 रिसर्च लैब्स भी है बैंगलोर और गाजियाबाद में, और इनका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन सेंटर है बेंगलुरु में। और ये सारी डिटेल्स इनके ऑफिस नेटवर्क्स की है कि कहाँ कहाँ पे इनके ओवरसीज ऑफिसेस है, मार्केटिंग रीजनल लिएसन ऑफिसेस है और प्रोडक्ट सपोर्ट सेंटर्स हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट्स जो है काफी सारे सेगमेंट्स में इनका बिजनेस फैला हुआ है। रेडार में है, मिसाइल सिस्टम्स में है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविलियन प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह में है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि मल्टी प्रोडक्ट मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज। जी हाँ, यहाँ से ये सब चीजें बिल्कुल हमें दिखती है कि काफी सारा उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स में काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और समझते हैं कि इनके एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या है। एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स में है, अनमैन्ड सिस्टम्स में है, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स में है, सीकर्स एंड मिसाइल्स में है, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, सॉफ्टवेयर, कंपोजिट्स, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह में इनका काफी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो दोस्तों, अभी तक के हमने कंपनी के बिजनेस को समझा, कंपनी के चार्ट को स्टडी किया, फिर हमने कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को जाना और अब पता किया कि इनका कौन कौन से एरियाज है जहां पे इन्होंने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और अब समझते हैं कम कंपनी के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को, कि मैनेजमेंट ने अभी तक के कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे वो लोग क्या फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं और वो लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम समझेंगे। अभी रिसेंटली जो है एक इन्वेस्टर एनालिस्ट प्रेजेंटेशन हुई थी और सारे एनालिस्ट लोगों की एक बैठक हुई थी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में। तो वहां से बहुत सारे पॉइंट्स निकले हैं, तो हम उन्हीं पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। तो ये वो एनालिस्ट मीट की हाइलाइट्स है। तो इन टर्म्स ऑफ, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट्स फोकस ऑन आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम एंड रिसेंट बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ 101 डिफेंस आइटम्स। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। एक तो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम,
यानी कि सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम, यानी कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, भारत सरकार जो है मैन्युफैक्चरिंग पर, होम प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दे रही है, तो एक वो फैक्टर। दूसरा है रीसेंट बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम्स, यानी कि हम इन 101 डिफेंस आइटम्स जो है इस पर जो है भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है कि इनके इंपोर्ट्स पर। तो मैनेजमेंट को यह विश्वास है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से टैप कर लेगी, यानी कि आउट ऑफ 101 आइटम्स बीएल ने ऑलरेडी जो है 55 आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर भी दी है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर मैनेजमेंट जो है इज लुकिंग फॉर डिसेंट ऑर्डर्स फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट सच एस क्यूआर सैम, एलआर सैम, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स, आकाश वेपन सिस्टम, कोस्टल सर्वाइलेंस सिस्टम, एवियोनिक्स पैकेज फॉर एलसीए एटसेट्रा। यानी कि वो यहाँ से काफी सारे डिसेंट ऑर्डर्स को देख रहे हैं कि अभी इन्हें इन सेगमेंट से, इन डिफेंस सेगमेंट से अभी उनको बहुत सारे फ्यूचर में ऑर्डर्स आएंगे। तो मैनेजमेंट अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे काफी अच्छा उनको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। फर्दर स्मार्ट सिटी एंड होमलैंड आर अनदर फोकस एरिया, और स्मार्ट सिटी प्रोग्राम भी अभी जो है पाइपलाइन में है, और होमलैंड वगैरह भी है, ये भी कंपनी के लिए अभी फोकस एरिया है। तो ये सभी चीजें कंपनी अभी इन्हें अपने रेडार पे रखी हुई है। तो यहां से कंपनी जो है काफी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल देख रही है। फिर बहुत सारे अदर एरियाज भी है, जैसे कि क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, वेंटिलेटर सर्विसेज, ये सभी चीजों को भी कंपनी जो है अभी एवेलुएट कर रही है कि यहाँ से जो है वो कितना सारा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, कितने सारे बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है अभी स्टडी कर रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट सेगमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। तो बीईएल हैज एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट ग्लोबली विद करंट ऑर्डर बुक ऑफ यूएस $200 मिलियन। तो दोस्तों कि अभी एक्सपोर्ट्स सिनेरियो में भी बीएल का काफी अच्छा दबदबा है। वो अभी उनके पास में करंट ऑर्डर बुक जो है $200 मिलियन की है, और अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही जो ऑर्डर बुक है ये आने वाले 3 साल में बढ़कर के पहुंच जाएगी $500 मिलियन। यानी कि कंपनी जो है अभी आने वाले सालों में काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देख रही है। तो दोस्तों ये चीजें हमने समझी। फिर मैनेजमेंट जो है इसी हेल्दी पाइपलाइन के आधार पर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंट है कि वो जो है FY21 में अपने टारगेट को मीट कर पाएंगे, जो कि उनका ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है 150 टू 160 बिलियन डॉलर्स का। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें से, इस टारगेट में से $50 बिलियन जो है उन्होंने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी मीट कर ही लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो जैसे जैसे कंपनी ने प्लान किया है, कंपनी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिर मैनेजमेंट आइटरेटेड इट्स स्टैंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन R&D, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कंपनी ने जो है अपना स्टैंड काफी क्लियर कर दिया है कि वो जो है इसमें भी लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो है अपने रेवेन्यू का 8 to 10% इसमें लगाएंगे। फिर कंपनी बताती है कि डिस्पाइट पैंडेमिक, यानी कि महामारी के बावजूद भी मैनेजमेंट ने काफी हेविली इन्वेस्ट किया है कैपेक्स में, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में, and has maintained its capex guidance to the tune of rupees 5 to 5.6 बिलियन। यानी कि अच्छी बात है, काफी हेवीली ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर ये बताते हैं कि 1.5 बिलियन रुपीस जो है इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है अभी पहले हाफ में, और अभी भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट इनका बाकी है। यानी कि बहुत अच्छी बात है, और काफी सारा एक्सपेंडिचर भी और खर्चा करना भी इनको अभी बाकी है, जैसे जैसे ये लोग नई फैसिलिटीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने एक कंपनी जो है एक नई फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जिसके लिए इनको 1,000 एकड़ की लैंड जो है खरीदी है इन्होंने, और तेलंगाना में 100 एकड़ की जमीन खरीदी है। तो एक बहुत अच्छी बात है। फिर कंस्ट्रक्शन इन दोनों फैसिलिटीज पे कंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से आगे बढ़ रहा है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो है साल 2022-2023 तक के इनके ये फैसिलिटीज पर काम जो है पूरा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है भारत इंडियन आर्मी से भी, यानी कि भारतीय फौज से भी जो है कंपनी एक बहुत बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे उनका कैपेक्स होगा 1.8 बिलियन रुपीस तक का, और वो होगा एक 100 एकड़ जमीन के लिए, जो कि उन्होंने हैदराबाद में जो है खरीदी
खरीदी है। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी इस साइट पे, जो कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी, जैसे ही उन्हें पता है कि जो इसका इनिशियल टेंडरिंग का काम है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन वहां पे जल्दी से जल्दी वो लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देंगे। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एट निमलरू प्लांट जो है अभी एडवांस स्टेजेस में है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले साल जून जुलाई तक के ये भी जो है कमीशन हो जाएगा। फिर फर्स्ट हाफ में देखा कि जो एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट था वो मोस्टली ड्रिवन था वेंटिलेटर ऑर्डर्स के द्वारा, यानी कि 13,000 वेंटिलेटर्स। अब जो है कि हमने जैसा कि समझा है कि पैंडेमिक आया, बहुत से हॉस्पिटल्स में बेड्स आए, ऑक्सीजन सप्लाई आया, वेंटिलेटर्स लगा, तो वेंटिलेटर्स की काफी कमी भी थी। तो जो है इसी अपॉर्चुनिटी को बीएल ने टैप किया, और वहां पे उन्होंने 13,000 वेंटिलेटर्स जो है मैन्युफैक्चर किए और डिलीवर किए। और फर्स्ट हाफ में ये भी हुआ कि इनका इन्वेंट्री लेवल में जो है एक राइज देखने को मिला, जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स थे। तो मैनेजमेंट ये समझता है कि सेकेंड हाफ में वो इन्हीं इन्वेंट्री को लिक्विडेट कर देंगे और उन्हें जो है वो सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर देखा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है काफी चुनौती का सामना करना पड़ा, और काफी सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो उसमें ये भी हुआ कि इसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। तो जो भी अभी ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि जो भी पैसा है वो अभी अटका हुआ है, तो ये जो पेमेंट साइकिल है ये आने वाले टाइम में इंप्रूव होगी, और ये साल के खत्म होते तक के कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये अपने जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है ये इनको घटा देंगे और 70 to 80% तक के रिड्यूस कर देंगे। तो ओवरऑल एक बार कंपनी के आउटलुक पर नजर डाल लेते हैं, तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इनके रेवेन्यू में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले साल में, और इनका जो मार्जिन होगा वो 20 से 21% तक के रहेगा, यानी कि 20 से 21% तक की ये लोग जो है प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर इनका ऑर्डर इनफ्लो का जो टारगेट है वो भी जो है मीट होना चाहिए, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। 150 बिलियन रुपीस का उनका जो है ऑर्डर्स का इनफ्लो टारगेट मीट होगा, और आने वाले टाइम में जो है जो कि 50 बिलियन रुपीस से ज्यादा के जो मेगा ऑर्डर्स है वो आने वाले सालों में भी लाइंड अप है। तो कंपनी जो है ओवरऑल काफी अच्छा एक पॉजिटिव पिक्चर निकल करके सामने आ रही है। और अभी हमें इस एनालिस्ट मीट में जो भी हमने जितने सारे पॉइंट्स अभी तक के डिस्कस किए, इस आधार पे लगता है कि कंपनी का फ्यूचर का और करंट प्लान जो है काफी तगड़ा है। और अभी भी कंपनी को जो है जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अपना जो है प्लान लेआउट किया है, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान हो गया है, ट्रेड जो अपना फैसिलिटीज का सेटअप करने का प्लान्स हो गए हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया है, उनके कैपेक्स हो गए हैं, तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि मैनेजमेंट जो है काफी क्लियर है कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, एक गोल ओरिएंटेड और एक स्ट्रैटेजिक वे में उन्हें एक आगे बढ़ना है। और इस तरीके से हमें लगता है कि अगर कंपनी इस तरीके से अपने आप को एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्शन जो है कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 महीने का क्वार्टरली डेटा को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि सेल्स जो है इनिशियली कुछ क्वार्टर्स में जो है लगातार बढ़ रहे थे। मार्च क्वार्टर में हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिली। फिर जो है जून क्वार्टर में एक डिक्लाइन देखने को मिला, जो है लॉकडाउन और पैंडेमिक के कारण जो है कंपनी का परफॉर्मेंस काफी प्रभावित हुआ, जो है लो सेल्स देखने को मिली। लेकिन रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है, और यहाँ पे सेल्स जो है अराउंड 90 to 91% से बढ़े हैं। यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी ने जो है एक वापस से कंपनी जो है एक कंपनी इज बैक ऑन ट्रैक, और उनकी सेल्स में जो है उन्होंने काफी अच्छा इजाफा दिखाया है, और उन्होंने उसी तरीके से अपने एक्सपेंसेस को भी काफी अच्छे तरीके से प्रोपोर्शनेट वे में मैनेज किया है। देख सकते हैं इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट पर नजर डालते हैं तो इंटरेस्ट जो है काफी कम है, इंटरेस्ट ना के बराबर है, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं। तो ये चीज बताती है कि कंपनी को अपने लोन्स और डेट की तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई डेट और लोन जो है लिया ही नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट या लोन जो भी है उधारी है वो
वो कर्जा जो है ना के बराबर ही है। तो ये चीज बताती है कि कंपनी के पास में जो भी रेवेन्यू वो लोग अर्न कर रहे हैं, जो भी अर्निंग्स अर्न कर रहे हैं, तो वो अपने आप को जो है एक्सपैंड करने में, अपने आप को ग्रोथ को फंड करने में ही वो लगाएंगे। तो ये सभी चीजें जो है काफी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो है फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है। फिर नेट प्रॉफिट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी जो है सिमिलर फैशन में बिहेव किए थे कि पहले थोड़े से क्वार्टर्स में हमने देखा कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहे थे लगातार। मार्च के महीने में जो है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जो है रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद में जो है नेट प्रॉफिट में एक स्टीप फॉल आया और मुनाफा जो है काफी गिर गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कंपनी जो है वहां से फिर क्या सस्टेन कर पाएगी। एक और खैर उस वक्त ये भी था कि पूरी इकोनॉमी जो है एकदम से सकते में आ गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, बिजनेस एक्टिविटी ना के बराबर थी, कोई डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो बिजनेसेस काफी हद तक के बहुत बुरे तरीके से हैम्पर हुए। तो इसका असर भी जो है कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। लेकिन देख वहीं हमें रिसेंट क्वार्टर में देखने को मिला कि जिस तरीके से सेल्स में एक काफी शार्प रिकवरी दिखाई, और मुनाफे में तो कंपनी ने एक भयंकर रिकवरी दिखाई है। ऑलमोस्ट 600 टू 650% तक का राइज हमें यहाँ पे कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने जो है इस क्वार्टर में जो है एक काफी अच्छा टर्न अराउंड परफॉर्मेंस शो किया है। जो अब हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ली, एक बार नजर डाल लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर भी। तो बैलेंस शीट, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है, कि बैलेंस शीट जो है हमें किसी भी कंपनी का हेल्थ स्टेटस देखने पे मदद करती है, कि कंपनी के और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, हमें इन्हें समझने में भी मदद करती है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो कंपनी ने जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इक्विटी शेयर कैपिटल लगातार बढ़ाई ही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो है इक्विटी शेयर कैपिटल उन्होंने नहीं बढ़ाई है और कांस्टेंट ही रखी है। ये जो है एक काफी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो है काफी एक सेल्फ सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ रही है। दूसरा हम जो है रिजर्व्स पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, रिजर्व्स जो है पहले बढ़े, फिर जो है थोड़े से घटे, फिर जो है एक लगातार फिर जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात रही है रिजर्व्स में, कि उन्होंने कंपनी ने जो भी अपना प्रॉफिट रहा है, जो भी मुनाफा कमाया है, उन्हें कंपनी ने अपने बिजनेस में लगातार री इन्वेस्ट किया है। यानी कि अगर उनकी जो फ्यूचर में जो भी उनके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है या भी जो ग्रोथ है, उन चीजों को कंपनी जो है आराम से फंड कर सके। ये चीज बहुत अच्छी बात है। फिर बोरोइंग्स पर नजर डालते हैं, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस काफी ना के बराबर है। तो ये चीज यहाँ से भी साबित हो ही जाती है कि देखिए यहाँ पे बोरोइंग्स जो है लगभग ना के बराबर है, और इस साल तो कंपनी ने काफी हद तक के अपनी बोरोइंग्स घटा ली है। और ये चीज हमें समझ में आता है कि कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो दोस्तों कंपनी जो है लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रही है, कंपनी जो है लगातार जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और काफी अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर रही है। तो ओवरऑल हमको यहाँ पे बैलेंस शीट काफी तगड़ी नजर आ रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमने कंपनी के बिजनेस को जान लिया, कंपनी के जो एनालिस्ट मीट हुई थी उसके हाइलाइट्स को समझा, फिर उसके बाद में हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझ लिया, एक बार फाइनल हाइलाइट्स को एक बार टच बेस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम समझ ही चुके हैं कि जो कंपनी ने जो है अपना कर्जा काफी हद तक के कम किया है। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने जो है एक काफी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है 38% का। यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो री इन्वेस्ट तो कर ही रही है, उसके साथ साथ अपना 38% हिस्सा जो है डिविडेंड भी दे रही है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि अ, वो जो है अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको भी खुश रख रही है, उसके साथ साथ जो है अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा भी रही है। तो इस चीज से हमको ये समझ में आता है कि शेयर होल्डर्स के लिए ये कंपनी जो है एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नजर आती है। साथ ही साथ में एक बार स्टॉक के पीबाई की बात कर लेते हैं, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है ये 15.3 है। 15.3 यानी कि एक ये चीज हमें बताती है कि कंपनी का स्टॉक जो है काफी एक फेयरली प्राइस्ड है, और अभी भी इसके अंदर काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका पी भी जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ जो इसका आरओई है, अभी इसका आरओई जो है लगभग 19% का है, विच इज गुड।
which is good at the current price and the considering the current performance of the company. However, we as we have discussed that the company has the enormous growth potential in the future, so definitely the ROE is going to improve massively in the coming times, and उसके साथ में ही ROE और PBI दोनों ही बढ़ेंगे, और कंपनी जो है जैसे जैसे अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाएगी और अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म करेगी। तो आउटलुक जो कि मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है 10 to 15% से आने वाले साल में बढ़ेगी, मार्जिन्स जो है वो 20 to 21% तक के रहेंगे, यानी कि कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो पैंडेमिक का जो असर है वो उससे जो है अब जो है काफी हद तक के ऊपर उठ चुके हैं। फिर जो है ऑर्डर इनफ्लो भी उनका काफी अच्छा है 150 बिलियन का, जिसमें से काफी हद तक के उनका जो है टारगेट मीट हो चुका है, लेकिन सेकेंड हाफ में उनको जो है बचा हुआ जो इनफ्लो का ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है उसको मीट करके वो अपने 150 बिलियन के टारगेट को मीट कर लेंगे। फिर मेगा ऑर्डर्स जो है अभी भी पाइपलाइन में ही है, यानी कि आने वाले सालों में लगभग लगभग जो है 50 बिलियन रुपीस के अभी ऑर्डर्स है, और अभी भी ऐसे बहुत से ऑर्डर्स होंगे जो अभी सिर्फ अभी राउंड ऑफ टॉक्स में होंगे, लेकिन जब वो भी आ जाएंगे, लाइंड अप हो जाएंगे, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे कि वो जो है अपनी अर्निंग्स और अपने सेल्स को जो है बूस्ट अप कर पाएंगे। फिर जैसा कि हमने इस क्वार्टर में देखा कि कंपनी की सेल्स जो है 91% से क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ी है और 16% से ईयरली बेसिस पे बढ़ी है दोस्तों, और साथ ही साथ में नेट प्रॉफिट जो है 642% से बढ़े हैं क्वार्टरली बेसिस पे और 16% से बढ़े हैं ईयरली बेसिस पे। तो दोस्तों हमको यही चीज समझ में आती है कि यही सारी वजह रही है कि बीईएल के स्टॉक में अभी पिछले कुछ दिनों में जो एक काफी तेजी जो है हमने रिकॉर्ड की है, एक काफी तेजी जो है रजिस्टर की है, स्टॉक जो है एक लगातार जो है अप ट्रेंड में है। तो ये सारी वजह जो है इसके पीछे रही है। हालांकि जो अभी एनालिस्ट मीट हुई है उससे जो जो भी चीजें निकल करके आई है, और कंपनी की बैलेंस शीट को जो हमने स्टडी किया और कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखा, अगर कंपनी यही तरीके से मैनेजमेंट जो है और अच्छे स्टेप्स लेते हैं और बहुत जो है प्रूडेंटली काम करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है कंपनी आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगी। और जैसे जैसे भारत सरकार का अभी काफी एम्फेसिस भी है डिफेंस सेक्टर की तरफ, तो ये जो है ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी नजर आती है। तो उस हिसाब से जो है ये एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अ, ये ये व्यू था रिसर्च भाई का, लेकिन फिर भी मैं रिसर्च भाई आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपना डिस्क्रिप्शन और आप अपनी रिस्क जो है खुद ही कंसिडर करें, और साथ ही साथ में एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले, या आपकी आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे सलाह लेकर ही कोई अपना इन्वेस्टमेंट टेक ले। और दोस्तों इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।